चलिए, लास्ट क्लास हमने दिखा दिया था बेटा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, देख लिया ना। ठीक है, डबल सॉल्ट क्या होता है, मिक्स सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्रॉपर देख लिया है। और सबसे बड़ी बात जो और ये इनऑर्गेनिक का जान है लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो भी तुमने देख लिया है। अब आज से टॉपिक चालू करते हैं, वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसमें थोड़े से कैलकुलेशन है और ये आपसे पूछे जाते हैं। चलो बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोई जानते हो? चार्ज जो मेटल कैरी करता है, बस में आ गई, चार्ज जो मेटल कैरी करता है। तो चार्ज दैट मेटल कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर दैट आर शेयर्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। बस में आगे, मतलब है क्या कि कोई तुमको पैसा दे रहा है, वो पैसा देना बंद कर दे, तो पैसा देना बंद कर दे, तुम्हारे ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा, ये गरीबी क्रिएट होगी, उसी गरीबी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर है। बस में आगे, डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि चार्ज दैट मेटल कैरी, कि चार्ज जो मेटल के ऊपर आएगा इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव, मतलब जो पैसा देने वाला ग्रुप है वो अपना पैसा देना बंद कर दे। ठीक है, लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको लिखते कैसे हैं, इसको हमेशा लिखना है रोमन नंबर में। बस में आगे, जैसे मान लो यही है, ठीक है, एग्जांपल ग्रुप में ये दे दिया, तो कह रहा है कि कॉपर है, CN4 है, 3- है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो इसका मतलब कॉपर के लिए मान लेते हैं कि X इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब साइनाइड, इसको और कितने चार्जेस हैं, A, तो -1 और 4 है, तो क्या हो गया -4। तो इसका X -4 इक्वल टू -3, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। तो इसका मतलब यही पे है, आपको +1 ऐसे लिखना है, लेकिन लिखना किस में है, रोमन में। रोमन मतलब ऐसे बनाना है। बस में आगे, तो इसी से रिलेटेड अगर मान लो 2-4 क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, बता दोगे? चलो, लिखने की जरूरत नहीं है, मुंह जबानी बताना, ठीक है। चलो बताओ भाई, तुम बताओ खुशी। अगर मान लो इसमें पूछा जाए कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, क्या बोलोगे? +2। ये पोटेशियम +1 होता है तो +4 हो गया है, यहाँ +4 हो गया। साइनाइड -1 होता है तो -6 हो चुका है, तो -6 +4, तो न्यूट्रल करने के लिए कितना चाहिए, +2 चाहिए। तो यहाँ आयरन किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये है ना। चलो सेकंड का बताओ, इसमें कॉपर कितने में है, +2। सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, तो यहाँ -2 हो गया है। अमोनिया न्यूट्रल है, ये 0 हो चुका है, तो इसको ओवरऑल न्यूट्रल बनाने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2, ये तो बनेगा। चल इसको बताओ, कोबाल्ट कितना है, +3। गुड, अमोनिया न्यूट्रल है, ये पूरा 0 हो गया। ये क्लोराइड -1 होता है तो -3 हो गया। बस में आगे, तो -3 है, ओवरऑल न्यूट्रल करना है, तो क्या हो गया, +3, यही आपको बताना है। बस में आगे, चल तुम बताओ, इसका इसका कितना होगा, निकल। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर कोई चार्ज होता है, नहीं, तो 0 है, तो 0 और ये पूरा 0, तो ये भी कितना हो गया, 0, ये बताना है। ठीक है, उसके पीछे सोचो, इसमें निकल कितना होगा, +2। यहाँ पोटेशियम +1 है तो यहाँ +2 हो चुका है। यहाँ साइनाइड -4, ये -1 है तो 4, मतलब -4 हो चुका है। ओवरऑल न्यूट्रल करना है, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, तो कितनी आएगी, +2। बस में आगे, तो अगर मान लो इस तरह का कुछ क्वेश्चन हो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, निकल जाएगा ना। तो प्रॉपर तरीके से आना चाहिए बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब एनालाइज करिए। और दूसरा जो कैलकुलेशन आपसे पूछा जाता है, वो कैलकुलेशन कहाँ से पूछते हैं, आपसे पूछा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बस में आगे, और जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करता है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना कैसे है, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस नंबर इलेक्ट्रॉन लूज या लॉस्ट इन द आयन फॉर्मेशन, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द डोनर एटम, मतलब लिगेंड है जो दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, उन पर्टिकुलर नंबर को जोड़ देना है। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, ऐसे कर सकते हो। जैसे मान लो इसी को दे रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस पर्टिकुलर के बारे में सोचो। आयरन एटॉमिक नंबर कितना है, 26, तो यहाँ 26 निकाल लिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, ये -6 हो गया, ये +4 हो गया, ये कितना हो गया, +2। तो हमने क्या बोला, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ से माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। और 6 अगर लिगेंड है जिसको पैसा दे रहा है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना देगा, 12। तो यहाँ इसने 12 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो क्या इस नंबर को जोड़कर क्या हम वैल्यू को बता सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, एटॉमिक नंबर।
पास में आगे कि मीन अगर एटॉमिक नंबर सही मालूम है तो हम ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल ही लेंगे, और नॉर्मली आयन के चार्जेस हमको मालूम होते ही हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो इनडायरेक्टली डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें अच्छे खासा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो मेनली हमारी दुनिया जो होती है वो 3D सीरीज के इर्द गिर्द घूमती है, और जो 3D सीरीज के इर्द गिर्द घूमती है तो 3D सीरीज में सबसे पहला नाम किसका है? स्कैंडियम पेयर, टाइटेनियम पेयर, वेनेडियम पेयर, क्रोमियम पेयर, मैग्नीज पेयर, आयरन पेयर, कोबाल्ट पेयर, निकल पेयर, कॉपर पेयर, जिंक। तो 3D सीरीज हमको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। Along with that जो एडिशनल आना चाहिए वो होना चाहिए कैडमियम, आपका होना चाहिए सिल्वर, आपका होना चाहिए पैलेडियम। इधर से देखा जाए तो ये मरकरी और ये गोल्ड और ये प्लैटिनम। बस में आगे मतलब 4D सीरीज का कम से कम ये 3 PD, AU और CD ये आना चाहिए, और 5D सीरीज का PT, AU और HG ये आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। बस में आगे अगर इतना भी आपको आता है तो लगभग 99% क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कायदे सारे के सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आना चाहिए। बस में आगे चलो, तो हमने क्या बोला था? एटॉमिक नंबर देखना है, दूसरा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटाना है, और 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड को जोड़ देना है, ये करना है। चलो कैलकुलेशन करो, कुछ सोचो। जैसे मान लो यही दे दिया। बस में आगे चलो बता भाई, आयरन एटॉमिक नंबर कितना है? 26। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, तो मतलब -2 हो गया। प्लस इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 6 दूना 12 ऐसे मिल जाएंगे, और जोड़ दो कितने हो गए? हाँ ये 24 और 24 और 12 36 ऐसे बना लिए। चल उसके बगल में Cu कॉपर एटॉमिक नंबर 29, ऑक्सीडेशन नंबर +2, सल्फेट का -2 होता था ये +2, तो यहाँ -2, ठीक है। अब प्लस, अब इससे कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 4 दूना 8 ऐसे मिल गया। तो यहां से हो गया 29 में से 2 गया 27, 27 और 8 कितने हो गए? 35 ये बना लिए। चलो उसके पीछे पर्सन CO एटॉमिक नंबर 27, कोबाल्ट 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ माइनस ये 3 चला गया, अब प्लस 6 दूना 12, अब इसको जोड़ दो, वैल्यू कितनी आ गई? हाँ 24 और 12 36 ऐसा बना लोगे। इधर आ जाओ, निकल एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ है ही नहीं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड 4 हैं, 4 दूना 8 अगर जोड़ दो कितने हो गए? 36 ऐसा बन गया। चलो इधर बताओ, निकल एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन नंबर +2 -4 +2 मतलब 2, फिर इसका लिगेंड इंटू 2 कितने हो गए? 8 कितने हो गए? 28 -2 कितने हो गए? 26, 26 और 8 कितने हो गए? 34 ये बन गए। अब इसको अगर ध्यान से देखो और बहुत सारे कैलकुलेशन को करोगे तो 36 आपको दिखाई दे रहा है, और 36 आपको दिखाई दे रहा है, तो 36 अगर इस पीरियोडिक टेबल में देखें तो किसका एटॉमिक नंबर होता है? किसका है? क्रिप्टन। मतलब क्या है? नोबल गैस। मतलब क्या है? नोबल गैस। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा क्रिप्टन, कभी आपको देखने को मिलेगा जेनॉन, कभी आपको देखने को मिलेगा रेडॉन। बस में आगे तो जब कभी आपको देखने को मिलता है 36, 54 और 86, तो इनडायरेक्टली हमारे मन में क्या आ रहा है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर रहा है। और जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर रहा है तो किसी ने देखा कि यार बार बार जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर रही हैं। तो क्या इसी के बेसिस पे अगर किसी के दिमाग में थॉट आया तो क्या अपने नाम को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो जिस साइंटिस्ट का दिमाग में थॉट आया वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? सेडविक। तो इन्होंने अपने नाम से एक रूल दे दिया था। रूल क्या बोल दिया था कि कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम हैज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, देन दैट कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल। बस में आगे मतलब नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कोई गेन करता है तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। जैसे ये ले लिया। बस में आगे इसमें देखोगे तो भी 36 आएगा, इसमें देखोगे तो भी 36 आएगा। और सबसे अच्छी बुरी बात क्या थी, इन्होंने देखा था कि जितने भी CO वाले कंपाउंड हैं वो सारे CO वाले कंपाउंड में ये कहानियां वैलिड हैं। कुछ इधर उधर मतलब एक्सेप्शन देखने को मिल भी रहे थे, लेकिन जो CO वाला था उसमें 100% वैलिड था।
लेकिन अगर कहीं इनवैलिड आ रहा था तो वो या तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल था, वो तो डाइमराइज कर जा रहा था, या ऑक्सीडाइज हो जा रहा था, या रिड्यूस हो जा रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा था कि जिससे नेक्स्ट नोबेल का कॉन्फिगरेशन को वो गेन कर ले। तो उसी को उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में बोल दिया कि इन कार्बोनिल कंपाउंड इट इज 100% वैलिड, मतलब CO वाले ग्रुप में 100% वैलिड है। लेकिन अगर नहीं है, इफ नॉट, देन इट डाइमराइज, ये डाइमराइज कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, या रिड्यूस कर जाएगा, या पॉलीमराइज कर जाएगा, जिससे कि टू मेक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस। बस में आ गई। जैसे ये एग्जांपल ले लिया कि NiCO4 ले रहे हैं तो 28 और 8 कितने हो गए 36, इसको ले रहे हैं तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है 26 और 10 कितने हो गए 36, यहाँ 24 और 12 कितने हो गए 36, तो ये वैल्यू तो पूरी 36 है। लेकिन जब इसको देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है 27 और 8 कितने हो गए 35, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और जो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो रिडक्शन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करके इस रूप में एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगा। और इसी तरह इसकी बात करें तो मैग्नीज 25 और यहाँ 12 कितने हो गए 37, तो अगर 37 है तो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये चाहेगा इस रूप में एग्जिस्ट करना, तो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर ये बना लेता है। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा कौन रिडक्शन करेगा, तो इनडायरेक्टली ये दिमाग में रखिएगा कि अगर कभी 36 आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने, सॉरी 35 आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा, और कभी 37 आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करेगा। बस में आगे। तो इसी पूरी कहानी को हम जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं सेडविक रूल। कोई दिक्कत? चलिए, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में दो ही चीज होती है जिससे कैलकुलेशन पूछा जाता है। पहला कौन सा है ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा कौन सा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उसके बाद कुछ फॉर्मूले वगैरह जिससे स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे, और अब जो काम का होगा वो कौन सा होगा आयोपैक नेम या आयोपैक नोमेनक्लेचर। चलिए सोचिएगा, अगर आयोपैक नोमेनक्लेचर की बात करें और सिंपल कंपाउंड की बात करें और मान लो आपसे पूछा जाए इसका नाम बताओ तो क्या कहोगे सोडियम क्लोराइड। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि कैटायन का नाम आपको पहले लिखना होता है और एनायन का नाम आपको बाद में लिखना होता है। बस में आगे क्या पता चला कि कैटायन का नाम पहले है एनायन का नाम बाद में है। अगर मान लो ऐसे पूछ लिया जाए कि Mg2+ है और Cl- है, ये अगर कंपाउंड बनाए इससे क्या बनेगा, क्या बनेगा MgCl2, ये बनाओगे। तो अगर इसका नाम पूछा जाए कि इसका नाम क्या है तो क्या बोलोगे मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका तो ये जो 2 नंबर दिखाई दे रहा है इसका तो ऐसा नहीं है कि डाई क्लोराइड कहना है, ये 2 केवल इंडिकेशन है कि ये 2 इसका चार्ज है और इसका -1 यहाँ पे आया है तो 1 आया है, तो इस 2 का कोई मतलब नहीं है। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये कि कभी इधर 2 लिखा हो कभी इधर 2 लिखा हो, उन 2 का 3 का 4 का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी तरह कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इधर कभी 4 लिख रहे होंगे, कभी इधर कुछ लिख रहे होंगे, इधर कुछ लिख रहे होंगे, तो ये जो नंबर्स होते हैं वो केवल इंडिकेशन होते हैं कि इसके इधर के कुछ चार्जेज होंगे, इधर का कुछ चार्जेज होंगे। बस में आगे। तो इसके बेसिस पे इसके लिए कुछ नाम नहीं लिखना है, मतलब टेट्रा ट्राई ये सब कहानियां नहीं सोचनी है। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये है कि कैटायन का नाम पहले लिखिए एनायन का नाम बाद में लिखिए। बस में आगे। दूसरा, अगर मान लो थोड़ा बहुत इसकी बात करें, अगर यहाँ क्लोरीन ले लें यहाँ ब्रोमीन ले लें तो 1 2 3 4 5, अगर इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखोगे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो बाद में पेंटेन। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो अल्फाबेट में पहले होता है उसका नाम पहले लिखते हैं और जो अल्फाबेट में बाद में होता है उसका नाम बाद में लिखते हैं। तो अगर कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ ले रहे हो जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड हैं और जो एक से ज्यादा लिगेंड हैं उनके अलग अलग नाम है, इसका नाम अगर लिखना हो तो क्या करना है, जो अल्फाबेट में पहले होगा उसका नाम पहले आएगा और जो अल्फाबेट में बाद में होगा उसका नाम बाद में आएगा। बस में आगे। तो कहानी का ट्विस्ट क्या है कि कैटायन का नाम पहले लिखना है एनायन का नाम बाद में लिखना है। दूसरी कहानी का ट्विस्ट ये है कि अगर कभी एक से ज्यादा लिगेंड होते हैं, ऑर्गेनिक में ही सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं और इनऑर्गेनिक में यही लिगेंड हो जाते हैं, कि अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स मौजूद हैं तो जो अल्फाबेट में पहले है उसका नाम पहले और जो अल्फाबेट में बाद में उसका नाम बाद में। बना लोगे? चलिए, अब तरीका क्या है। तरीका ये है कि व्हेन कॉम्प्लेक्स पार्ट इज कैटायनिक पार्ट, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैसा है कैटायन है, तो जो नाम लिखना है वो कैसे लिखना है, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, मेटल, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से दिमाग में बैठा लो, सबसे पहले क्या करना है नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। सोचिएगा ये वाला जो पार्ट है ये कैटायन है एनायन है, कैटायन, और ये जो पार्ट है ये क्या है एनायन। तो इसका तो कैटायन का नाम लिखने के बाद लास्ट में क्या करना है क्लोराइड। बस में आगे। यहाँ पे कैटायन का नाम लिख लिया, लास्ट में क्या हो गया क्लोराइड, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड।
और केटाइन का जो नाम लिख रहे हो इसमें क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर। तो नंबर ऑफ लिगेंड, ये नंबर में कितना है, 2, और जो 2 है तो क्या बोलना है, डाई। और कौन सा लिगेंड है, अमीन, सिंगल एम डबल एम, तो यहां पे हो गया AMMINE, डाई अमीन। तो नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, फिर मेटल, मेटल कौन सा है, सिल्वर, तो यहां क्या कर देना है, सिल्वर, ऐसे बना दो। अब क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये 0 -1, तो क्या हो गया, +1, तो +1 मतलब ऐसे बना दो। तो ये जो तुमने लिखा है वो किसका लिखा है, केटाइन का नाम लिखा है, बस में आगे। अब इस एनाइन का नाम लिखना है, और जो एनाइन का नाम लिखना है तो लास्ट में क्या हो गया, क्लोराइड, ऐसा बना लो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एनाइन वाला पार्ट ना लिखे और केवल कैटाइन लिख दे और उसी को देकर छोड़ दे। कभी कभी हो सकता है कि चार्ज लिख दे और चार्ज लेकर छोड़ दे, तो चार्ज लेकर छोड़ दे तो आयन बना दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो नाम लिखना है तो हमको बोलना क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर, बन जाएगा। चलो खुशी बता बेटा, अगर मान लो इस कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो क्या कहोगे, हाँ ट्राई, जिससे पूछे वही बोलेगा बेटा, ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, फिर क्रोमियम, क्रोमियम कहां से आ गया, ये भी तो है, एक्वा, कितने हैं, ट्री को ट्राई एक्वा, 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 फिर हाँ। अब इसके बाद पहले अमीन, ए, यहाँ ए क्लियर नहीं हुआ, एम और ये क्यू, पहले एम या पहले क्यू, कौन सा, एम, तो ट्राई अमीन हो गया, ट्राई एक्वा हो गया, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड गायब हो गया, नेम ऑफ लिगेंड गायब हो गया। अब क्या करना है, मेटल, मेटल कौन सा है, क्रोमियम, अब तुमने लगाया क्रोमियम, क्रोमियम, अब क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, ये 0, ये 0, ये -1, 3 हो गया -3, तो ये क्या हो गया, +3, ये तो बताओगे, बस में आगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है जैसे मान लो इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है कि अगर कभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन हो जाए और नंबर में 2 हो जाए, जैसे यहाँ पढ़ा है 1,1 डाई मिथाइल, यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, यहाँ पे क्या है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, तो इसमें भी डाई है, इसमें भी डाई है, तो जो डाई डाई 2 आ रहा है तो कंफ्यूजन ना हो तो कैसे यूज करते हैं, बेस। तो अगर कभी नंबर्स वगैरह आ जाए तो हम यूज क्या करते हैं, बेस। तो यहाँ ध्यान से देखो, इसमें भी क्या आ रहा है, इथेन 1,2 डाई अमीन, तो क्या 1,2 डाई अमीन, डाई आया नहीं आया, तो क्या कंफ्यूज कर सकता नहीं कर सकता है, और अगर कंफ्यूज कर सकता है तो ऐसे लिगेंड के लिए हम यूज क्या करेंगे, बेस, अगर नंबर में 2 हैं, बस में आगे। चलो बता भैया इसका नाम क्या लिखेगा, नंबर में कितना है, 3, 3 के लिए क्या लिखना है, ट्रेस, क्या लिखना है, ट्रेस, ठीक है। चलिए ये 3 तो लिख लोगे ट्रेस, ट्रेस, ठीक है, और है कौन से, इथेन 1,2 डाई अमीन, तो ट्रेस, फिर इसके बाद लिख दिया इथेन, फिर 1,2 डाई अमीन, 1,2 डाई अमीन, ऐसा बना लिए, बस में आगे। उसका बाद सोचो, नंबर हो गया, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, फिर मेटल, मेटल कौन सा है, कौन सा है, कोबाल्ट, कोबाल्ट, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसलिए बोला था ये 2 और 3, क्या इस 2 के लिए डाई लिखना है, नहीं, ये कौन सा कंपाउंड होगा, ये M, या इसको AB का टर्म्स में सोचो तो A2 और ये B3, ये वाला कंपाउंड है, बस में आगे। तो A2B3 वाला कंपाउंड है, तो इसका तो यहाँ का जो सल्फेट का 2- है वो इधर आया होगा, और ये जो पर्टिकुलर यहाँ का 3+ है वो इधर गया होगा, बस में आगे। तो इसका मतलब ये 2 और 3 के बारे में कुछ भी मत करो, बस में आगे कुछ भी मत करो, तो तुमने क्या लिख दिया, ट्रेस, उसका इथेन 1,2 डाई अमीन, उसका कोबाल्ट, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कितने होते हैं, सल्फेट के ऊपर -2 है और नंबर में 3 है, तो क्या होगा, -6 हो गया, और यहाँ पे नंबर में कितने हैं, 2 है, 2 है ना, तो -6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, -3, और -3 ये होगा, इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, +3, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3, ऐसा बना दिए। तो क्या कैटाइन का नाम लिख दिया, नहीं लिख दिया, लिख दिया। अब एनायन, एनायन में क्या होगा, सल्फेट, सल्फाइड नहीं, ये क्या है, सल्फेट, यही आपको बताना है, बस में आगे। तो इसका जो नाम निकल के आया वो क्या निकल के आया, ट्रेस इथेन 1,2 डाई अमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर 2 है, ये जो 3 दिख रहा है, इसके बारे में फोकस मत करिएगा, ये आपस में कहीं ना कहीं कंपनसेट हो गया है और इस तरह का कहीं ना कहीं सॉल्ट है, बस में आगे। चलिए एनालाइज करिए, सोच के बताना भाई, इसका नाम क्या लिखेगा, हेक्सा एक्वा, गुड, आयरन, आयरन, आयरन
गुड, आयरन 2 सल्फेट, यहाँ -2 है, 0 है, +2 हो गया, तो ये 2 बाद में क्या हो गया, सल्फेट, यही तो करोगे। गुड, चल तुम बताओ इसको क्या लिखोगे, यहाँ अमीन AMMINE, यहाँ NO2 क्या लिखते हैं, नाइट्रो, अगर लिखना चाहो तो नाइट्रो लिख लो या नाइट्राइटो N लिख दो, दोनों चलेगा। बस में आगे ज्यादा अच्छा तो वही है, नाइट्राइटो N ही लिख दिया जाए, तो कहने का मतलब ये हो गया नाइट्राइटो N, ऐसा बना दिया, मतलब N है, ये A है और ये क्लोराइडो का C है, तो कौन पहले आएगा, A आएगा, N आएगा, C आएगा, कौन सा, A। बताओ भाई कितना है, 4, तो 4 क्या लिखना है, टेट्रा, टेट्रा, फिर अमीन, तो यहाँ क्या हो गया, अमीन, टेट्रा अमीन, ऐसा बना दिया। उसका कौन सा ले, नाइट्राइटो N या क्लोराइडो, कौन सा होगा, क्लोराइडो, क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो N, ऐसा बना दिया, क्योंकि कंफ्यूजन था इसलिए ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। बस में आगे, चलो इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, बस में आगे। अब मेटल, मेटल कौन सा है, प्लैटिनम, यही है ना, प्लैटिनम, प्लैटिनम। अब ऑक्सीडेशन नंबर सोचिएगा, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, -1, NO2 ऐसे लिखा था ना मैंने, चार्ज कितना है, -1, तो यहाँ -1, यहाँ -1, ये हो गया 0, यहाँ आपका -2, यही है ना, तो ओवरऑल -4 है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +4, तो यहाँ तुमने लिख लिया 4, ऐसा बन गया। बस में आगे, तो क्या कैटायन का नाम हो गया, नहीं हो गया, हो गया। अब एनायन कौन सा है, सल्फेट, और जो एनायन सल्फेट है तो इसी का लास्ट में क्या लगा देना है, सल्फेट, यहाँ पे क्या लिख दोगे, सल्फेट, यही तो बनेगा। बस में आगे, तो जो नाम निकल के आया वो क्या निकल के आया, टेट्रा अमीन, उसके बाद क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो N, उसके बाद प्लेटिनम 4, लास्ट में सल्फेट, ये तो बना। चल तुम बता बेटा इसका नाम क्या लिखोगे, ये कौन सा लिगेंड है, कौन सा है, हाँ, आयोसाइनेटो N, ये कौन सा है, अमीन, कौन पहले आएगा, A या T, A, कितना है 5, मतलब पेंटा, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, फिर थायोसाइनेटो, फिर S या N, N, N पहले है ना, N ब्रैकेट में डाल दो जिससे कंफ्यूजन गायब हो जाए। तो इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। उसके बाद मेटल, मेटल कौन सा है, कोबाल्ट, मेटल कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर, ये 0, ये -1, ये -2, मतलब ओवरऑल यहाँ पे कितना हो गया, 3 ऐसा बना दिया। अब लास्ट में क्लोराइड, लास्ट में क्लोराइड, मतलब ये हुआ कि जब ब्रैकेट के बाहर हो तो क्लोराइड यूज करना है, और ब्रैकेट के अंदर हो तो क्लोराइडो यूज करना है। क्लियर, लिगेंड के रूप में आए तो क्लोराइडो, और सॉल्ट के रूप में इधर आए मतलब क्लोराइड। बस में आगे, चलो उसके पीछे बता भाई, अनुभव A है, ये भी एक्वा है, ये M है, ये ब्रोमाइडो है, पहले किसको लिखा है, हाँ टेट्रा, टेट्रा अमीन, फिर एक्वा, एक्वा, फिर ब्रोमाइडो, फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट, ये हो गया -1, ये हो गया आपका 0 0, ये हो गया -2, तो -2 तो ओवरऑल हो गया +3, ये हो गया 3, फिर ये कौन सा होता है, नाइट्रेट, NO3, सिल्वर नाइट्रेट, याद आया, AgNO3, तो ये हो गया नाइट्रेट, नाइट्रेट, ये बना लेना है। चल उसके बगल में लास्ट, इसका नाम बताओ, एक मिनट धीरे धीरे लिखना भी है मुझे, पेंटा अमीन, फिर एक्वा, फिर कोबाल्ट, और ये -3 0 0, ये हो गया 3 फिर क्लोराइड। तो बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। तो तरीका क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, मेटल ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन कब लगाना है, जब ये कॉम्प्लेक्स कैटायन में हो। बस में आगे, लेकिन यही अगर एनायन में है तो सब कुछ यही है, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, मेटल ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन मेटल को अब नॉर्मल नहीं लिखना है, बल्कि उसका ग्रीक नाम ले लेना है। बस में आगे, चलिए ये कुछ क्वेश्चन थे, उसका डिस्कशन हम बाद में देखेंगे। चलिए, तो व्हेन कॉम्प्लेक्स पार्ट इज इन एनायनिक पार्ट, और जो एनायनिक पार्ट में है, जैसे ये क्या है कैटायन, ये क्या है एनायन,
तो ये पार्ट आपका सिंपल हो गया, ये पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। तो क्या इस 4 के लिए टेट्रा पोटेशियम लिखें? नहीं, ये 4 इंडिकेशन है कि यहाँ पर -4 है और यहाँ +1 है। बस में आगे। तो इसका तो कैटायन, ये एनायन में अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो सारी कहानी वही है, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, मेटल और ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन ये जो मेटल होगा उसके ग्रीक नाम के रूप में लिखना है। जैसे आयरन, आयरन के लिए क्या लिखते हैं? फेरेट। ठीक है, जिंक क्या लिखना है? जिंकेट। तो वही आपको दिमाग बैठाना है कि आयरन के लिए क्या लिखना है? फेरेट। कॉपर के लिए क्या लिखना है? क्यूपरेट। मरकरी के लिए क्या लिखना है? मर्क्यूरेट। सिल्वर के लिए क्या लिखना है? अर्जेंटेट। पीबी के लेड के लिए क्या लिखना है? प्लम्बेट। टिन के लिए क्या लिखना है? स्टेनेट। गोल्ड के लिए क्या लिखना है? ऑरेट। यहाँ निकल के लिए निकलेट, पीटी के लिए प्लेटिनेट, पीडी के लिए पैलेडेट, एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनेट, स्कैंडियम के लिए स्कैंडेट, कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट, जिंक के लिए जिंकेट। तो कुछ नाम तो पता चल जाते हैं कि क्या है, कुछ नाम है जो आपको थोड़े से केयरफुल होना है और जो कि आपको याद करना है। बस में आगे, अदरवाइज बहुत सारी चीजें तो वैसे ही पता चल जाती हैं, लेकिन कुछ जो है उनको फोकस करना है कि सिल्वर से अर्जेंटेट की फीलिंग नहीं आएगी, बस में गोल्ड से ऑरेट की फीलिंग नहीं आएगी। बस में आगे, तो कुछ नाम आपको याद करना है और कुछ नाम तो वैसे ही पता चल जाते हैं कि क्या लगने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात आपके लिए क्या है? पेपर ऑब्जेक्टिव है, और जब पेपर ऑब्जेक्टिव है तो बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं कि क्या होने वाला है। बस में आगे, लेकिन सब्जेक्टिव होता तो उसके साथ थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना था। चलिए अब अप्लाई करते हैं, सोच के बताइएगा। चल पीछे, अगर मान लो इसी का नाम लिखना हो, क्या लिखोगे? हाँ, पहले कैटायन का नाम, तो कैटायन का नाम मतलब पोटेशियम, पोटेशियम, फिर हेक्सा, 6 है ना, हेक्सा, फिर साइनाइडो, सी कर दो। ठीक है, ये साइनाइडो सिंपल बता दो। फिर हाँ, फेरेट, फेरेट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर +3 -6 कितना हो गया? +3, ये 3, ये तुमको लिख देना है, ये तो बनेगा। तो कहने का मतलब ये कैटायन का नाम पहले, एनायन का नाम बाद में है। तो कैटायन का नाम पहले लिख लिया, एनायन में नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, मेटल इन ग्रीक, और बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो है। चल उसके पीछे इसका नाम बताओ। हाँ, 1 मिनट, पोटेशियम, फिर गुड, टेट्रा आयोडाइडो, ये आइडो भी लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर गुड, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट 2, ये +2 हो गया, ये -4 हो गया, तो कहानी के अंदर ये क्या हो गया? +2, ये बनाना है। ठीक है, चलो इसको बताओ, इसको क्या लिखोगे? पोटेशियम, पोटेशियम, फिर डाई साइनाइडो सी, डाई साइनाइडो सी, गुड, ऑरेट, ऑरेट 1, +1 है, -2 है, तो कहानी के अंदर ये हो गया +1, ये बनाना है। चलो बता बेटा, इसको क्या लिखोगी? गुड, पोटेशियम तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा ना जी, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर हेक्सा, फिर नाइट्रो, नाइट्रो भी लिख सकते हो और नाइट्राइटो एन भी लिख सकते हो। ठीक है, ज्यादा अच्छा क्या होगा? नाइट्राइटो एन, ये लिखा जाए। ठीक है, हाँ गुड, फेरेट, 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 फिर कितना हो गया? 4 नहीं, 4 ये है, +4, ये -6, तो ये कितना हो गया? +2, तो ये 2, ये आपको बताना है, बन जाएगा। चलो बता भाई, इसका क्या होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ, क्या है? बोल सही बोला, आगे लिथियम, गुड, यही तो है, यही तो है। तो ये हो गया आपका लिथियम, लिथियम, फिर टेट्रा हाइड्राइडो, यहां तक ठीक है। फिर एल्यूमिनेट, ये भी ठीक है। अब ये 3 मार दिया तुक्का, लिथियम +1 और ये -4, ये कितना होगा? +3। यही तो है, हाइड्राइड है ना, हाइड्राइड, हाइड्राइड में -1, तो 4 है तो -4 हो गया, लिथियम 1+ हो गया, तो ओवरऑल कितना होगा? +3, ये आपको 3 यहाँ पर लगाना है, ये तो बनेगा। चल बता भैया, इसका क्या होगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाँ हाँ, यही, तो ये क्या हो गया? सोडियम, सोडियम, फिर टेट्रा हाइड्राइडो, फिर हाँ गुड, बोरेट, बोरेट और +3, यही आपको करना है। बस में आगे,
तो कहने का सिंपल सेंस ये बेटा कि कैटायन अगर कॉम्प्लेक्स है तो नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन एनायन अगर कॉपी कॉम्प्लेक्स है तो सेम वही कहानी, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, मेटल, लेकिन इसका ग्रीक वर्ड, अब बाद में ऑक्सीडेशन नंबर। अब कहानी में आ गया दोनों कॉम्प्लेक्स हो तो सेम वही कहानी करो कि जो आपने कैटायन में लिखा है कैटायन को करो, जो एनायन में लिखा है एनायन को करो। तो कुछ भी अलग नहीं है, सारी कहानियां वही होती हैं कि कभी अगर मान लो दोनों आ जाए, ठीक है, दोनों आ जाए, ऐसे हो जाए, तो कहानी वही है, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, मेटल इन ग्रीक, बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर। परेशान करने के लिए कोचिंग वाले क्या करेंगे, कोई ब्रिज हेड वगैरह कहानी लगा देंगे, अलग अलग चीजें जोड़ देंगे और आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे। बस ऐसे कुछ लगा दें, तो ऐसे कभी लगा दें तो म्यू अमाइडो, म्यू ऑक्साइडो ऐसा लगा लेते हैं और उसका कहानी आगे बढ़ा देते हैं। तो जब कोई ब्रिजिंग वगैरह हो जाए तो म्यू के थ्रू उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली पूछा नहीं जाता है इसलिए दिमाग में नहीं रखना है। चलिए, अब जो काम की चीज है, मतलब 3 सेक्शन आपने देख लिया, मतलब अगर मेन के पॉइंट ऑफ देखा जाए तो 3 सेक्शन से 2 से कम क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला सेक्शन कौन सा था, टर्मिनोलॉजी और लिगेंड, इनसे एक क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या है, कैलकुलेशन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तीसरा कौन सा है, नॉमेनक्लेचर। और चौथा सेक्शन कौन सा है, बॉन्डिंग। चौथा कौन सा है, बॉन्डिंग। तो इन बॉन्डिंग से मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आता ही आता है। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करना होगा तो अभी तक जितना किया है उसे एक क्वेश्चन मान लेना और इससे कम से कम एक क्वेश्चन मान लेना। बस में आगे बॉन्डिंग में 3 तरह की बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। पहला कौन सा है, वर्नर थ्योरी। दूसरा कौन सा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरा कौन सा है, क्रिस्टल-फील्ड थ्योरी। तो तीनों को मिलाकर कम से कम एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए एनालाइज करिए। तो वर्नर साहब थे, उन्होंने सबसे पहले इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वगैरह को एक्सपेरिमेंटली देखा था। कुछ कंपाउंड्स के साथ उन्होंने केमिकल रिएक्शन कराया और अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखने को मिला था। तो उन्होंने क्या देखा था कि COCl3 का जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो अलग अलग कलर दे रहा है, कभी दे रहा है येलो, कभी दे रहा है पर्पल, कभी दे रहा है ग्रीन, कभी दे रहा है वॉयलेट, और अलग अलग अमाउंट में ये कंबाइन कर रहा है। तो ये उनके लिए शुरू में बड़ा सरदर्द था कि आखिर ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपस में कंबाइन कर रहा है तो अलग अलग तरीके से कैसे कंबाइन कर रहा है, और अगर अलग अलग तरीके से कंबाइन कर रहा है तो इस कॉम्बिनेशन को समझाएं कैसे। बस में आगे। और दूसरा, जब इसको पानी में डाल रहे हैं तो अलग अलग सॉल्ट, अलग अलग आयन का वो टेस्ट भी दे रहा है, ये नंबर ऑफ आयन भी अलग अलग दे रहा है। तो आखिर नंबर ऑफ आयन को अलग अलग दिखाना, इसको कैसे समझाएं, और इस पर्टिकुलर कलर की जो चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, इस पर्टिकुलर को समझाएं तो कैसे समझाएं। तो इन्हीं को समझाने के लिए उन्होंने बोला कि इस कंपाउंड को ऐसे नहीं लिखकर हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ऐसे लिखते हैं अब कुछ चीजों को डिफाइन करते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह देते हैं, और ब्रैकेट के बाहर होगा उसको आयोनाइजेशन स्फीयर कह देते हैं। और इसी के बेसिस सारी कहानियां उन्होंने समझाई। और क्या बोला, उन्होंने बोला कि मेटल की 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी जो आयोनाइज हो जाती है, और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी जो आयोनाइज नहीं होती है। मतलब यहाँ पे 6 के 6 अमोनिया आयोनाइज नहीं होगा, ये वाला क्लोरीन आयोनाइज नहीं होगा, ये 2 क्लोरीन आयोनाइज नहीं होगा, ये 3 क्लोरीन आयोनाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ तीनों क्लोरीन आयोनाइज हो जाएंगे, या 2 आयोनाइज हो जाएगा, या 1 आयोनाइज हो जाएगा, यहाँ कोई आयोनाइज नहीं होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि मेटल के 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल होती है, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी जो आयोनाइजेबल नहीं होती है। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को सिंपली हम लाइन से दिखाएंगे। बस में आगे। सेकेंडरी वैलेंसी एक डायरेक्शन से पैसा दे रही होती है, जिसकी वजह से शेप क्रिएट होता है, और उसी शेप के बेसिस पे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की हम बात कहीं ना कहीं करने वाले हैं। तो इन्हीं को ऑन पेपर जब दिखाना होता है तो पेपर में हम ऐसे दिखाते हैं। और कैसे दिखाते हैं कि ये हो गया मेटल, इसकी 2 तरह की वैलेंसी है, सिंपल तरीके से लिख रहा है, ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी। और जो डॉटेड करके लिख रहा है ये कौन सा हो गया, प्राइमरी वैलेंसी। ये डॉटेड तुम कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ 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 कहीं भी लगा लो। बस में आगे। तो इसमें 3 क्लोरीन निकल सकते हैं, इसमें 2 क्लोरीन निकल सकता है, इसमें 1 क्लोरीन निकल सकता है, इसमें कोई क्लोरीन बाहर नहीं निकलेगा। बस में आगे। तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर मान लो ये कंपाउंड दे दे और इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाले तो कितने AgCl निकलेगा, क्या कहोगे, 3। इसमें कितना निकलेगा, 2। इसमें कितना निकलेंगे, हाँ 1। और इसमें कितना निकलेगा, 0। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि इस पर्टिकुलर को पानी में डाला जाए तो कितने आयन में डिसोसिएट होगा, तो 3 क्लोराइड और 1 ये, कितने हो गए, 4। ये कितने हो गए, 3। ये कितने हो गए, 2। ये कितने हो गए, 1। कैसे क्वेश्चन बना लेगा। तो इसी को डेफिनेशन वाइज बोर्ड में जो काम के आते हैं, लेकिन कंडीशन बस टर्म्स याद रखने हैं कि वर्नर थ्योरी लगभग 1893 में दिया गया था। उसमें क्या बोला गया था, ईच मेटल इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज।
पहला प्राइमरी वैलेंसी या आयोनाइजेबल वैलेंसी है और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी या नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी है। बस में आगे दो तरह की वैलेंसी है। फिर क्या बोल रहा है, प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाई एनाइन ओनली। जो बाहर लगा हुआ है वो हमेशा हमेशा क्या होगा, एनाइन होगा, लेकिन जो अंदर लगा हुआ है वो एनाइन भी हो सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो शुरू में जब उन्होंने बोला था तो उन्होंने ये बोला था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे अमोनिया हो गया, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, या एनाइन हो सकता है, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि वो केटाइन भी हो सकता है। बस में आगे तो उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था उसमें उन्होंने बोला था एनाइन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्योंकि कहानी कब की है, 1893। बस में आगे तो प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाई एनाइन ओनली रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाई आयन एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और इसको दिखाना है केवल सिंपल लाइन से। बस में आगे उसके बाद क्या बोला, ईच मेटल हैज अ फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, और अगर फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी है मतलब फिक्स नंबर की तरफ से पैसा मिल रहा है तो क्या उसे एक फिक्स शेप क्रिएट होगा या नहीं होगा, होगा। वही उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में बोला कि ion attached to primary valency have ionizing nature, but ion attached to the secondary valencies are non-ionizable in nature. And secondary valencies are directional, while primary valencies are non-directional. And due to directional nature, the secondary valency different shapes of coordination compounds are observed. और इसी को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है। जैसे दो लिगेंड दे रहा है तो शेप कैसा बनेगा, लीनियर। तीन दे रहा है ट्रायंगुलर प्लानर, चार दे रहा है तो ये तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। हाँ, पांच दे रहा है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल, छह दे रहा है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। यही तो है। चलिए एनालाइज करिए, सोचिए। लेकिन इस पर्टिकुलर के अंदर कुछ कमियां थी। बस में आगे कमियां क्या थी, कमियां ये थी कि वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट पजेस प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों कुछ ही ऐसे कंपाउंड करते हैं, जैसे COCl3 अमोनिया का ही कॉम्बिनेशन कराया, क्यों हमने इसका किसी और के साथ कंबाइन करके नहीं देखा। बस में आगे कि क्यों इसी के साथ हो रहा है किसी और के साथ नहीं हो रहा है। बस में आगे तो पहला तो यही था, इसको समझाना था कि वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट पजेस प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा क्या है, वाई द बॉन्ड्स इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अब इसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को कैसे समझाएं। बस में आगे जबकि हम कहते क्या हैं कि अगर एक केटायन है एक एनायन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन जुड़े हुए हैं तो चाहे पॉजिटिव यहाँ हो, निगेटिव यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, चारों तरफ से जुड़ जाएगा। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को कैसे समझाएं। बस में आगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हम समझा सकते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, लेकिन हम आयनिक कंपाउंड बोल रहे हैं कि केटायन है एक एनायन है, तो केटायन एनायन में हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को कैसे समझाएं। बस में आगे तो पहला बताया गया कि क्यों कुछ ही कंपाउंड ऐसे दिखाते हैं, दूसरा दिखाया कि इसके डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को कैसे समझाएं, तीसरा क्या है, वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, कि बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, कि उसमें कलर होता है, तो इसके कलर को या मैग्नेटिक बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो कि इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए या इनके एक्सप्लेनेशन के लिए कोई नया नियम देने की जरूरत है या नहीं है। तो क्या इसके बाद आया होगा या इसके पहले आया होगा, बाद ही आएगा, पहले तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसके बाद जो आया, तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, पॉली, दूसरे स्लेटर। कब आए, 1931 में। तो 1931 के आसपास इन लोगों ने एक नया नियम दिया। वो जो नया नियम था वो कौन सा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, तैयार रहिएगा, समझिएगा। इसमें क्या बोला गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन इन विच लिगेंड्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द मेटल। सोचिए उनके ड्रॉबैक क्या था, डायरेक्शनल नेचर को समझाना है। तो जो डायरेक्शनल नेचर को समझाना है और जो पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे आयनिक नेचर से समझा नहीं पा रहे हैं, तो कोई ना कोई नेचर चाहिए ना जिसका डायरेक्शनल नेचर को समझाए। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देगा, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देगा तो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ये पैसा दे रहा है, तो क्या एक डायरेक्शन आया या नहीं आया, आया। तो क्या इसने डायरेक्शनल नेचर को समझाया नहीं समझाया, समझाया। तो वही बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन इन विच लिगेंड्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द मेटल। और अगर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मतलब क्या है कि लिगेंड पास पैसा होना चाहिए, जो पैसा होगा तब इसको देगा, और जो पैसा होगा तो इसको देगा, तो देगा मतलब इसको खाली कमरे होने चाहिए जहां पैसा ले सकता है। तो जहां पैसा ले सकता है वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए बोला लेविस एसिड है, और पैसा दे सकता है मतलब अमीर है, पैसा दे सकता मतलब ये बेस है। तो जो पैसा देगा वो बेस और जो पैसा लेगा वो एसिड। तो सिंपली ये कुछ नई चीज नहीं है बल्कि एसिड बेस रिएक्शन है।
बस में आगे। तो पैसा देने के लिए पैसा होना चाहिए, मतलब अमीर होना चाहिए, और पैसा लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो वही यहाँ कह रहा है, फॉर दिस लिगेंड मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेटल मस्ट हैव एंड एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल एनर्जी फॉर बॉन्डिंग। कि यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए और यहाँ आपके पास पैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिसको दे पाए। बस में आगे। और जब यहाँ ऑर्बिटल होना चाहिए तो ऑर्बिटल किस किस तरह का हो सकता है उसके बारे में कहीं ना कहीं जिक्र करेगा। और जिक्र करेगा तो क्या बोला कि दिस थ्योरी कंसीडर विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन मेटल आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। तो डी में कितने तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। एक कौन सा है? डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी एक्स जेड, चौथा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवा डी जेड स्क्वायर। बस में आगे। तो 5 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं एक्सिस के बीच में और 2 होते हैं एक्सिस के ऊपर। बस में आगे। हेलो, चलिए यहां पर ये बोल रहे थे बेटा कि 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यही तो है। इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 एक्सिस के ऊपर है, एक्स और वाई एक्सिस वाला है और एक जेड एक्सिस के ऊपर है। बस में आगे। लेकिन ये जो है वो किसमें है? एक्सिस के बीच में। तो एक्सिस के बीच में 3 वाले कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, फिर डी वाई जेड, फिर डी एक्स जेड। ये 3 और 2 की बात इसलिए कर रहे हैं कि आगे जब क्रिस्टल फील्ड की बात करेंगे तो उसको तोड़ेंगे, और जब तोड़ेंगे तो किसमें आएगा? T2Z में आएगा और EZ में आएगा। तो EZ वाली कहानी में ये आपको ये दिखाई देगा और T2Z वाली कहानी में आपको ये दिखाई देगा। बस में आगे। चलिए समझिएगा, एनालाइज करिएगा। फ्रॉम दिस थ्योरी शेप एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज प्रिडिक्टेड। इसका मेन यूज क्या होता है? शेप बनाने के लिए। इसका मेन यूज क्या होता है? स्टेबिलिटी को बताने के लिए। तो इसका मतलब फ्रॉम दिस थ्योरी शेप एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज प्रिडिक्टेड। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स लाइक मैग्नेटिक मूवमेंट, ज्योमेट्री, वेदर एग्जिबिट आइसोमेरिज्म और नॉट इज नोन। कुछ इंफॉर्मेशन अगर मालूम होगा तो कुछ इंफॉर्मेशन हम बता सकते हैं। बस में आगे। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट मालूम होगा, आइसोमेरिज्म दिखाएगा नहीं दिखाएगा ये मालूम होगा, ठीक है। तो कुछ चीजें अगर मालूम होगी तब उसका हाइब्रिडेशन, इसका शेप और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम बता सकते हैं। बस में आगे। कंफ्यूजन हमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि लीनियर होगा। 3 होगा तो नहीं आता है क्योंकि ट्रायंगुलर प्लानर होगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? 4 में। और जब 4 होगा तो 2 तरह का शेप हो सकता है, एक हो सकता है स्क्वायर प्लानर और एक हो सकता है टेट्राहेड्रल। इसी तरह से जब 5 होगा तो 2 तरह का शेप हो सकता है, एक स्क्वायर पिरामिडल और एक हो सकता है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो डी है वो ये आपसे पूछा जाता है कि जो डी ऑर्बिटल जो ले रहे हो ये कौन सा डी है? या डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, या डी जेड स्क्वायर है? कौन सा है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको स्क्वायर प्लानर सोचना है, और जो स्क्वायर प्लानर सोचना है तो यहाँ मेटल लेके इसी तरह की बॉन्डिंग कर रहे हो, और जो इसी तरह की बॉन्डिंग कर रहे हो तो यही वाले ऑर्बिटल तो होंगे। और ये जो ऑर्बिटल हैं ये कौन सा वाले हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो डी है ये कौन सा है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे सोचो इसमें तो कोई डी है नहीं, इसको भूल जाओ। इसमें भी डी आ गया ना, और इसमें भी कहीं ना कहीं डी आ गया। बस में आगे। अब क्वेश्चन आता है कि जो स्क्वायर पिरामिडल होगा इसमें कौन सा वाला डी है, और जो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होगा इसमें कौन सा डी है? बस में आगे। तो सोचो जो स्क्वायर पिरामिडल लेके चल रहे हो तो शेप हमारा ये वाला है, और जो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल लेके चल रहे हो तो शेप हमारा ये वाला है, ये वाला है। तो इसका तो ये जो डी होगा ये कौन सा वाला है? डी जेड स्क्वायर। ये वाला कौन सा है? डी जेड स्क्वायर। और ये वाला जो डी है ये कौन सा है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस में आगे। इसी तरह जब ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हो तो ऑक्टाहेड्रल में भी 2 तरह के हैं। आपका D2 है, यहाँ भी क्या है? D2 है। तो कौन सा वाला D है? तो
जब ऑक्टाहेड्रल के शेप बना रहे हो तो ऑक्टाहेड्रल के शेप में यही तो बना रहे हो, और जब ये बना रहे हो तो कहानी कौन सी है, एक कहानी ये वाली है मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और एक कहानी ये वाली है मतलब कहानी डी जेड स्क्वायर वाली है। बस में आगे तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो डी ले रहे हो ये कौन सा वाला डी है। कभी आप पहले डी लिख रहे हो मतलब इनर ऑर्बिटल है मतलब 3D वाला यूज कर रहे हैं, और जब बाद में डी लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है 4D वाला यूज कर रहे हैं, और जो 3D वाला यूज करते हैं तो बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और जो बाहर वाला डी यूज करते हैं 4D वाला तो बोलते क्या है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बस में आगे जब अंदर वाला यूज करोगे तो पेयरिंग होके आएगा, और जब पेयरिंग होके आएगा तो क्या बोलना है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और जो बाहर वाला होगा तो बिना पेयरिंग के आएगा तो उसके इसमें क्या बोलना है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। बस में आगे तो इससे लेकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाया जाता है। डम्स क्लियर। अंदर वाला डी ले D2 sp3 की बात कर रहे हो चाहे sp3d2 की बात कर रहे हो तो ये दो डी हैं कौन से हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है। बस में आगे अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब कभी 3D वाला यूज करेंगे पहले होगा, और जब 4D वाला यूज करेंगे मतलब ये बाद में होगा। बस में आगे और जब पहले होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और जब बाद में होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। बस में आगे अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे और आपको लगाना कैसे है उसके ऊपर फोकस करिएगा। दूसरा कभी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है और आपका प्रॉपर तरीके से दिमाग में रखना है। चलिए समझिएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए म्यू √n+2, n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लेना है √n+2। सोचो अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 और ये 3 √3 कितना होगा 4 से नीचे मतलब 1.8 के आसपास कुछ देखने को मिलेगा। अगर 2 होगा तो 2 और ये 2 + 2 4 मतलब 2 × 4 कितने हो गए 8, 9 से नीचे मतलब क्या है 2.7 के आसपास कहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 0.78 के आसपास सोच सकते हो। उसमें आगे चलिए एनालाइज करिए। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने समझाया था लेकिन इसको यूज हम यहीं पे करेंगे वो ये है कि कभी कभी हमको पेयरिंग करना होता है और कभी कभी पेयरिंग नहीं करना है। बस में आगे तो जो पेयरिंग करना है नहीं करना है हमें कैसे मालूम चलेगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा जैसे कार्बन और नाइट्रोजन होगा तो उसकी पेयरिंग करा देना है, लेकिन अगर का वीक फील्ड लिगेंड होगा ऑक्सीजन हेलोजन तो उसकी पेयरिंग नहीं कराना है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग कराइए और उसके बाद ऑर्बिटल के बारे में सोचिए, और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग मत कराइए और उसके बाद ऑर्बिटल के बारे में सोचिए। बस में आगे अब इन्हीं को दिमाग में रखते हुए अब हमको स्टेप्स दिमाग में बैठाना है। क्या बैठाना है सोचिएगा। जो क्वेश्चन करना होगा तो ये 5 स्टेप्स हैं। पहला कौन सा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, तो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। दूसरा क्या है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल आयन, मतलब कोऑर्डिनेशन जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर था ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे मेटल आयन का अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हटाने थे उसको हटा दिए और हटाने के बाद जो मेटल आयन बना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। फिर तीसरा क्या है कि सी वेदर लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या करना है पेयरिंग करा देना है, लेकिन अगर वीक फील्ड है तो क्या करना है पेयरिंग नहीं कराना है। तो ही बोल रहा है इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड देन पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड ए वीक फील्ड देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स एज सच। बस में आगे अब पेयरिंग करा दिया, ये पेयरिंग छोड़ दिया, उसके बाद जो खाली ऑर्बिटल है उन्हीं को देखना है, और देखना मतलब क्या है ऐड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच लिगेंड टू वैकेंट ऑर्बिटल, और जो वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को दे दिया है और कितने वैकेंट ऑर्बिटल को यूज किए हैं उसी के बेसिस पर हाइब्रिडेशन को मालूम चल जाएगा, और जो हाइब्रिडेशन मालूम चल जाएगा इनडायरेक्टली उसका शेप भी मालूम चल जाएगा। तो यही 5 स्टेप है। पहला कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, दूसरा कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल आयन, तीसरा कौन सा है सी वेदर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग है पेयरिंग कराइए वीक है पेयरिंग मत कराइए। चौथा कौन सा है इलेक्ट्रॉन पेयर को वैकेंट ऑर्बिटल में भरिए और देख लीजिए हाइब्रिडेशन क्या है, एनालाइज करिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया कि CONS3 6 टाइम 3+ इज फाउंड टू बी डायामैग्नेटिक। देखो कुछ चीजें तो दे देता है, ये कैसा है डायामैग्नेटिक। अब पूछ रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडेशन एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर कोबाल्ट है एटॉमिक नंबर कितना है 27, तो इसका 3D क्या होगा 7 4s2, ये बना दिए। अब सोचो कोबाल्ट कितना ऑक्सीडेशन नंबर में है +3, 3 है ये 0 है तो इसका +3, 3 इलेक्ट्रॉन को हटाओ तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका हटा 1 इलेक्ट्रॉन इसका हटा, क्या बन गया 3D6। अब सोचो ये जो अमोनिया है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है,
स्ट्रॉन्ग, और जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब पूछा अपने आप से अमोनिया वीक है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब पेयरिंग कराना है, और जब पेयरिंग कराना है तो एक यहाँ से यहाँ चला गया, एक यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसका मतलब अब जो कहानी का किरदार आया 2 4 6 ऐसे बना दिया। ये कहानी किसकी है? 3D की है। उसके बाद कौन सा है? 4s है। इसका बाद कौन सा है? 4p है। उसका बाद कौन सा है? 4d है। यही तो है, 4d है, यही है। और सोचो लिगेंड कितना है? 6, तो कितने ऑर्बिटल चाहिए? 6, तो 6 1 2 3 4 5 6 ये ऑर्बिटल ले लिए, और इसी ऑर्बिटल को पकड़ते हुए हमने हाइब्रिडेशन की बात कर लिया। तो जो हाइब्रिडेशन निकला वो कौन सा निकला? 3D का। 3D का कौन सा है? 2 है, तो D2। उसका कौन सा है? S। उसका कौन सा है? 3। तो चूंकि 3D का यूज किया है इसलिए क्या बोला? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कभी भी इसको यूज करता, इसके 2 होता तो क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हाइब्रिडेशन तुमको मालूम चल गया कि हाइब्रिडेशन क्या हो गया? D2sp3। तो तुमसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन, क्या बता दिया। फिर दूसरा पूछ रहा है शेप। शेप अगर हाइब्रिडेशन D2sp3 है, शेप कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल। यही करना है, बस में आगे। तो सारी कहानियां एग्जैक्टली वही है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल लिखो, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन लिखो, फिर अपने आप से पूछो कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग है वीक है। स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग कराओ, और वीक है तो पेयरिंग मत कराओ, और उसके बेसिस में हाइब्रिडेशन बता दो। और हाइब्रिडेशन पता चल जाएगा तो शेप भी पता चल जाएगा। और सोचो अगर मान लो डायमैग्नेटिक, इसके सारे के सारे पेयर्ड हैं या नहीं है, और सारे के सारे पेयर्ड हैं तो ये आपको पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, पता चल गया। बस में आगे मान लो क्वेश्चन ऐसे होता कि COF6 3- इज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक, इसमें दे दिए। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए हाइब्रिडेशन क्या है और आप बताइए शेप क्या है। बस में आगे अगेन वही कहानी, CO एटॉमिक नंबर 27, और अगर 27 है तो 3D7 4s2। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो अगर +3 है 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 3D6, और जो 3D6 है इन 6 को अगर लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा बना दिए। अब अपने आप से पूछो फ्लोराइड वीक है स्ट्रॉन्ग है? वीक, तो क्या पेयरिंग कराना है? नहीं। और जो पेयरिंग नहीं कराना ऐसे ही छोड़ दो, और जो ऐसे ही छोड़ दो 6 ऑर्बिटल चाहिए तो 6 ऑर्बिटल चाहिए तो S ले लो, 3 आपका यहाँ P ले लो, और उसके बाद D में जो 5 हैं तो जरूरत कितने की है? 2, तो 1 2 3 4 5 6 ये ले लेना है, और जब यही ले लेना है तो इसी को यूज कर लो, तो क्या हो गया? sp3d2। तो क्या ये 4D वाला D है या नहीं है? और जो 4D वाला D है इसलिए क्या बोलोगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और सोचो क्या इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलना है? पैरामैग्नेटिक। और पूछ ले कितना इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है तो क्या बोलोगे? 4.7 के आसपास। बस में आगे तो कहने का मतलब ये जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बेसिस में निकाल लेना है। बस में आगे यही तो निकलेगा। चलिए मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे दे दे, सोचना ये पूरी वही कहानी है। मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दे, इट इज फाउंड दैट NiCN4 2- इज फाउंड टू बी डायमैग्नेटिक, और इसका हाइब्रिडेशन डाइपोल मोमेंट और आपका मैग्नेटिक मोमेंट हाइब्रिडेशन वगैरह सब बताना है। सोचिए निकल एटॉमिक नंबर कितना है? 28, मतलब 3D8 4s2 ऐसा बना दिए। निकल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, 2 इलेक्ट्रॉन इसी को हटाओ 3D8। अब 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भर गया। अपने आप से पूछो साइनाइड वीक है स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसकी पेयरिंग करा देते हैं, और जब पेयरिंग करा देते हैं तो इसका मतलब अब जो कहानी के किरदार आ गया वो किरदार कुछ ऐसा आ गया। सोचिए कितने लिगेंड चाहिए? 4। कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4 ही चाहिए ना, तो 4 ऑर्बिटल खोजो। एक तो हमको मिल गया, और एक हमको मिल गया तो एक S है, और फिर यहाँ पे P है, तो एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो। कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? DsP2 ये बन गया। और जब हाइब्रिडेशन DsP2 बन गया और पूछ रहा मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? मैग्नेटिक मूवमेंट 0। पूछ रहा हाइब्रिडेशन बताओ, हाइब्रिडेशन क्या है? DsP2। पूछ रहा शेप बताओ, स्क्वायर प्लानर। यही करना है। बस में आगे इस तरह का क्वेश्चन ले लिया, यहां दे दिया कि NiCl4 2- निकल एटॉमिक नंबर 28, मतलब 3D8 4s2। निकल ऑक्सीडेशन नंबर +2, ठीक है 3D8 ये कहानी खत्म।
अब 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर वही भरो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भर गया। बस में आगे सोचो Cl स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। पेयरिंग कराएं ना कराएं? ना कराएं, ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद हमको 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो इसी के बाद वाले 4 ऑर्बिटल को ले लो, इधर वाले का कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ। तो 1 2 3 4 इन्हीं को यूज करके हाइब्रिडेशन बता दो। तो जो हाइब्रिडेशन निकला वो हाइब्रिडेशन क्या निकला? sp3। ये तो बना। अब पूछ रहा है कि बताइए कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 2.75, ऐसा कुछ मार लो, बस में आ गई। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? क्या हो गया? sp3। शेप क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। ये तो बना। तो अच्छी तरह दिमाग बिठा लेने बेटा कि जो sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल बोलना है, और dsp2 होगा मतलब स्क्वायर प्लानर बोलना है। बस में आगे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। तो बताओ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? बस में आगे इसी तरह का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी मान लो शेप वगैरह को लेके पूछ लेगा, कभी कभी बॉन्ड लेंथ लेके पूछ लेगा। इसमें बताओ कितने लिगेंड्स हैं? 4, और 4 लिगेंड की कहानी टेट्राहेड्रल हो सकती है, स्क्वायर प्लानर हो सकती है। बोल रहा है इट इज गिवन दैट इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो दैट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो टेट्राहेड्रल होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ये स्क्वायर प्लानर होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो अगर वो डज नॉट शो बोल रहा है तो कौन सा हो गया? टेट्राहेड्रल। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन। बस में आगे मान लो ऐसे पूछ लिया, जैसे यहाँ 5 है, 5 है, तो कहानी क्या क्या हो सकती है? कहानी हो सकती है स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिडल, या हो सकता है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अब पूछ रहा है कि ये हाँ यहाँ बोल रहा है 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड, 2 टाइप्स, 2 तरह के हैं। इसमें क्या बोल रहा है? आउट ऑफ विच 4 बॉन्ड्स आर ऑफ द सेम एंड एक जो है वो अलग है, 4 बराबर है, एक अलग है। तो स्क्वायर पिरामिडल बोले या ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल बोले, तो बस ऐसे कभी कोई क्वेश्चन बना लेगा, बना लोगे। तो कहने का मतलब ये कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एकदम अच्छे लेवल पे तैयार रखिएगा। ये सब वही थे। इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं, उसी कमियों के बारे में दिखाया कि इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एजम्पशन। इसमें बहुत सारे एजम्पशन है। क्या है कि डायरेक्शनल नेचर देना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देना है, ठीक है। मेटल के पास खाली ऑर्बिटल चाहिए, लिगेंड के पास पैसा चाहिए, ये एसिड है, ये बेस है, बहुत सारे क्या है? एजम्पशन है। तो ही बोल रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे एजम्पशन है। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब कुछ चीजें मालूम होगा तब हम लगा सकते हैं। बस में आगे उसके बाद क्या बोल रहा है? डज नॉट एक्सप्लेन द कलर, कलर के बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया। बस में आगे इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में कोई चीज नहीं बता रहा है। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर, उसके बारे में नहीं बता रहा है। और सबसे बड़ी बात, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है कि कौन वीक फील्ड लिगेंड है, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जो वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को नहीं बता पा रहा है, तो कोई ना कोई तो हो जिसको बताए, तो कौन आएगा? तीसरी कहानी। जो तीसरी कहानी आएगी वो कहानी किसने दिया था? हैंस बाथे एंड हैंस ब्रॉथ ने, ठीक है। वो भी लगभग 1940s के आसपास कहीं ना कहीं कहानी आई थी। बस में आगे इसकी कहानी में जो बोला गया वो क्या बोला गया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एज्यूम्स द लिगेंड्स टू बी पॉइंट चार्ज। अगेन कहानी में क्या आया? पॉइंट चार्ज एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक इन नेचर। सोचिए इसकी कहानी में है क्या? एनालाइज करो, सोचो, ऐसे सोचो, एनालाइज करो, ध्यान से देखना, समझना। अगर मान लो हम एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड को बनाना चाहते हैं, इस शेप को बनाना चाहते हैं, ध्यान से देखना, समझना। जब हम ऑक्टाहेड्रल शेप को बनाना चाहते हैं तो ये जो फेसेस हैं इसके सेंटर को पकड़ते हैं। जो फेसेस हैं इनके क्या पकड़ते हैं? सेंटर्स को पकड़ते हैं। ये हमने फेसेस ले लिया, इस फेसेस का हमने क्या पकड़ लिया? सेंटर, सेंटर पकड़ लिया, और इसी सेंटर को पकड़ते हुए यहाँ मेटल लगा दिया और इस तरह से इनकी बॉन्डिंग कर दी। ये हमने क्या कर दिया? बॉन्डिंग कर लिया। ये जो शेप बना, ये शेप कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। जब हमें टेट्राहेड्रल बनाना होता है, तो जब टेट्राहेड्रल बनाना हो तो उस केस की कहानी ध्यान से देखना, समझना। जब हमें टेट्राहेड्रल बनाना है तो किसी एक वर्टेक्स को पकड़ लो, किसी एक वर्टेक्स को पकड़ लो, और उसके बाद अल्टरनेट, इसको छोड़ के इसको, इसको छोड़ के इसको, और इसको छोड़ के इसको पकड़ लेते हैं, और यहीं पे हम सेंट्रल मेटल एटम को लेते हुए इसके साथ मिला देते हैं। तो ये जो शेप बना, ये कौन सा है? टेट्राहेड्रल। और जो स्क्वायर प्लानर बनाना होता है तो क्या करते हैं? इसी पर्टिकुलर के इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, तो ओवरऑल शेप बन गया, वो कौन सा हो गया? स्क्वायर प्लानर। तो ऑक्टाहेड्रल से ही स्क्वायर प्लानर निकला है, ऑक्टाहेड्रल से ही स्क्वायर प्लानर निकला है, लेकिन टेट्राहेड्रल अलग से आया। सोचना,
5 ऑर्बिटल हैं, 5 क्या हैं? ऑर्बिटल हैं, 3 4 5 सब बराबर है, बस में सब बराबर हैं। अब लिगेंड आ रहा है, दूर से आ रहा है, तो बहुत दूर है, और जब बहुत दूर है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं है। लेकिन जो ही इसके पास आया और पास आया तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल करेंगे, और जो रिपल करेंगे तो होगा क्या? ये ऊपर उठ जाएगा। और जो ऊपर उठ जाएगा तो कौन सा ऊपर उठेगा? ये आपका टी, ये इजी वाला ऊपर होगा। ये कौन सा वाले हैं? मेनली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है। और 3 जो ऑर्बिटल के बीच वाले हैं, मतलब एक्सिस के बीच वाले हैं, वो जो कहानी है वो कौन सी है? 3 डी, इसको ऐसे बोलते हैं डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया और डी जेड एक्स हो गया। ये है कौन से? टी टू सी। बस में आगे तो 3 चले गए नीचे, 2 चले गए ऊपर, बस में आगे। और ये जिस सेंटर से हम करते हैं इस सेंटर को क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। बस में आगे। और हमें कुछ ऐसा करना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो? बराबर हो। और जो दोनों बराबर होते हैं, 3 है 2 है, इसलिए इस पर्टिकुलर को बोल देते हैं +6 में और इस पर्टिकुलर को बोल देते हैं -4 में। और ओवरऑल 1 से करते हैं तो इसको 0.6 कर देते हैं और उसको 0.4 कर देते हैं। बस में आगे। तो 0.4 × 3 आपका 1.2 हो गया और 0.6 × 2 भी आपका 1.2 हो गया। तो क्या दोनों बराबर हो गए? नहीं हो गए? हो गए। तो इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बस में आगे। और जो स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो ये बेरी सेंटर हो गया, उसके बाद आपके 3 ऑर्बिटल इधर हैं, 2 ऑर्बिटल इधर हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को भरना होगा तो D1 यहाँ, D2 यहाँ, D3 यहाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चौथा कहाँ आएगा? इसी में। पांचवा कहाँ आएगा? इसी में। छठा किस में आएगा? इसी में। फिर ये 7वां, फिर ये 8वां, बस में फिर ये 9वां, फिर ये 10वां। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो फिर से पहला यही, दूसरा यही, तीसरा यही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चौथा कहाँ? चौथा ऊपर। पांचवा कहाँ? ऊपर। छठा कहाँ? नीचे। फिर 7वां नीचे, 8वां नीचे, फिर 9वां ऊपर, 10वां ऊपर। तो क्या D1 D2 D3 क्या ऐसे केसेस नहीं है जिसमें वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो सब बराबर है? बस में आगे। D4 D5 D6 D7 इसी में दिक्कत है, या तो यहां आएगा या तो यहां जाएगा। बस में आगे। अगेन D8 की बात करो तो 3 यहां हो चुके हैं, 2 यहां हो चुके हैं 5, और 3 यहां भर चुके हैं 8। तो चाहे वीक हो तो भी आपका 6 और 2 8 होगा, स्ट्रॉन्ग हो तब भी 6 और 2 8 होगा। तो D8 D9 D10 इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है D4 से लेकर D7 में। बस में आगे। तो जो अच्छे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो कहां से क्रिएट होते हैं? D4 से लेकर D7 में। बस में आगे। तो इसी पर्टिकुलर को अगर मैं थोड़ा बहुत दिखाऊं तो कहानी ये कुछ ऐसे देखने को मिलती है, ठीक है, कि ये आपका d ऑर्बिटल है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ये आपका लिगेंड्स पास आ रहे हैं तो थोड़े बहुत आए, उठे, जब बराबर आ रहे थे चारों तरफ से तो बराबर उठ रहा था। लेकिन अब जब एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो इन दोनों को आपने ऊपर कर दिया और इन तीनों को तुमने नीचे कर दिया। तो इसी को बोलते हैं T2Z नीचे हो गया है और EZ ऊपर हो गया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर है। कैलकुलेशन करना हो तो इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन कर लोगे कि D1 होगा तो 0.4 हो जाएगा, D2 होगा तो 0.4 × 2 हो जाएगा, D3 होगा तो 0.4 × 3 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होता चौथा इधर पेयर करके फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लो, और वीक होगा तो इसका और इसमें प्लस को ये घटा लो, ये तो बनेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो फिलिंग के बेसिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आती है, और वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ऐसा ये निकलेगा, ये बनेगा। कि मान लो D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो D1 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने वाला है, D2 होगा 2 इलेक्ट्रॉन आने वाला है, D3 होगा 3 इलेक्ट्रॉन आने वाला है, 8 होगा तो 6 और 2 8, यहाँ पे 9 और ये 10, ये बनने वाले हैं। कैलकुलेशन की वैल्यू आप निकाल ही लोगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? D4 से लेकर D7 में। और जो D4 से लेकर D7 में कहानी आती है तो इसी में देखना है कि क्या स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग है पेयरिंग कराएं ना कराएं, कराएं, और पेयरिंग कराएं तो ऐसे बन जाएगा, और वीक है तो पेयरिंग ना कराएं, ना कराएं मतलब ऐसे बन जाएगा। बस में आगे। स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग कराएं तो ऐसे बन गया, और वीक है पेयरिंग ना कराएं तो ऐसे बन गया। स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग कराएं तो ऐसे बन गया, वीक है पेयरिंग ना कराएं तो ऐसे बन गया, यही तो बनेगा। और जब ये वैल्यू हमको मालूम चल गई तो क्या इस वैल्यू को हम निकाल लेंगे? नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। तो इसी के बेसिस में पता कर लेते हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ये वैल्यू कितनी है। बस में आगे। तो ये सारी की सारी कहानी आपने देखा है, वो कहानी किसमें देखा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अब इसकी वैल्यू कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है ये हमें कैसे मालूम चलेगा?
बस में आगे। इसी को मालूम करने के लिए एक सीरीज आया, उस सीरीज का नाम क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एनसीईआरटी और जेडी ली दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि कुछ एक्स्ट्रा को भी इन्वॉल्व कर रहा है। बस में आगे कि इसमें अगर ध्यान से देखो तो हेलोजन वाली कहानी है, ऑक्सीजन वाली कहानी है, और इसके अलावा इधर से देखो सब क्या है, नाइट्रोजन या कार्बन वाली कहानी है। तो इसमें जनरलाइज कर लेते हैं कि नाइट्रोजन और कार्बन स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है और ऑक्सीजन हेलोजन वीक फील्ड एजेंट है। बस में आगे मेन के पॉइंट ऑफ व्यू या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी याद कर लीजिएगा, तो इसको लेकर भी क्वेश्चन वो बना सकता है। बस में आगे दिमाग में आ सकता है, हो सकता है इसको पकड़ ले। बच्चों के दिमाग में बैठा है कि नाइट्रोजन सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। बस में आगे लेकिन सोचो क्या ये नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग वाला है वीक वाला है? वीक वाला है। बच्चे को लग रहा होगा नाइट्रोजन, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है, ऑक्सीजन के पास है। ऑक्सीजन जब NO3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो NO3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा ना, तो इसका तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है। यहां पे सोचो यहां इलेक्ट्रॉन किसके पास है? यहां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ही है, लेकिन यहां जो डोनेशन सोच रहे हो वो कहां से डोनेशन सोच रहे हो? यहां सोच रहे हो। बस में आगे तो यहां पे डोनेशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग सोच रहे हो और यहां का डोनेशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग सोच रहे हो। बस में आगे तो कहने के बाद इधर तो ये स्ट्रॉन्ग की तरफ चला जाता है, लेकिन इधर ये वीक की तरफ चला जाता है। बस में आगे अब यही कहानी जब ऑक्टाहेड्रल से निकलकर टेट्राहेड्रल की तरफ आती है तो वही जस्ट उल्टा हो जाता है। और जब उल्टा हो जाता है तो पहले केस में जो ऑक्टाहेड्रल में इसको आपने ऊपर ले रखा है और इसको तुमने नीचे ले रखा है, लेकिन यही जब आपका स्क्वायर प्लानर ये टेट्राहेड्रल में आएगा तो यही उल्टा हो जाएगा। बस छोड़ बेटा 2 मिनट, ठीक है। इसी को उल्टा कर देना है और उल्टा करके ये आपका जो T2Z है इसको ऊपर कर लेना है और EZ को आपको नीचे कर लेना है। लेकिन इसमें अच्छी बुरी बात क्या होती है कि ये गैप इतना कम होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का कोई मतलब नहीं होता है। और एक्सपेरिमेंटली क्या देखा जाता है? एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि जो टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी है वो 4/9 ऑक्टाहेड्रल के बराबर है। तो इसको थोड़ा बहुत 4/8 कर लो, इनडायरेक्टली 1/2 हो गया। तो इनडायरेक्टली क्या कर सकते हो? आधा है, कि इसकी वैल्यू ऑक्टाहेड्रल के लगभग आधा है। लगभग आधा है, इस स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई मतलब नहीं है। पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, फिर छठा इधर, फिर सातवां इधर। ये बना लोगे जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कभी कभी कोचिंग वाले आपसे पूछ सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दिमाग में बैठाइएगा। जब हम बात करते हैं स्क्वायर प्लानर की, तो स्क्वायर प्लानर कैसे बनता है? हमने क्या बोला था? ऑक्टाहेड्रल से जनराइड और निकला है, और ऑक्टाहेड्रल तुमने बना लिया और DZ स्क्वायर को तुमने सिस्टम से बाहर निकाल दिया। और जब DZ स्क्वायर को सिस्टम से बाहर निकाल दिया तो सोचो जो Z बाहर गया तो Z वाली कहानी नीचे आ गई, तो क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग DX² माइनस स्क्वायर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? तो DX² माइनस स्क्वायर ऊपर चला गया और DZ² आपका नीचे चला गया। और इसमें भी जहां जहां Z था वो भी नीचे चला आया। तो यहाँ आपका Z था ये भी नीचे, यहाँ आपका Z था ये भी नीचे, लेकिन जहां Z नहीं था वो कौन सा? DXY, ये कॉरस्पॉन्डिंग उतना ऊपर चला गया। तो जब हम स्क्वायर प्लानर की बात करते हैं तो इसमें 3 दिखता है, Δ1, Δ2 और Δ3। तो इन तीनों को मिलाकर ओवरऑल बात करते हैं स्क्वायर प्लानर। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखते हैं कि स्क्वायर प्लानर की एनर्जी जो होती है ये 1/3 ऑक्टाहेड्रल के बराबर होती है। बस में आगे तो कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना याद रख सकते हो कि स्क्वायर प्लानर ऑक्टाहेड्रल का 1/3 होता है और टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के 4/9 होता है। याद रहेगा? तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछेगा। डम्स क्लियर? चलिए अब जो आपका रह जाता है वो क्या रह जाता है? आइसोमेरिज्म। बस में आगे तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम आइसोमेरिज्म देखेंगे और थोड़ी बहुत सिनर्जिक बॉन्डिंग देखेंगे, मतलब CO ग्रुप का कॉम्बिनेशन। डम्स क्लियर? और कल वाली क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे ख्याल से ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना?